नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है लड़ाई आत्मसम्मान की। दोस्तों, कहानी नई है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव में नई दुल्हन आई है। अभी-अभी यहीं बाहर के पुलिया पर से उसकी डोली गुजरी है भैया। राजू ने आते ही कहा, किसकी शादी हुई है बे? हमको कुछ मालूम क्यों नहीं है? ठाकुर विजय सिंह ने टपरी पर चाय पीते हुए कहा। अरे भैया, वो पंकज है ना, उसका ब्याह हुआ है, जो शहर में कमाता है किसी फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री का नाम था, क्या था? कुछ सोचते हुए रतन कह रहा था। अच्छा, वो धनपत का बेटा? कितना पैसा कमाता है वो कि ब्याह हो गया उसका? और एक साला हमको देखो, पिताजी का कारोबार भी संभाल लिया, लेकिन एक अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही जिससे ठाकुर विजय सिंह को प्रेम हो और उसका घर बसे। विजय सिंह ने कहा, क्या भैया, आपको लड़कियों की कोई कमी है भला? अभी इशारा करोगे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। गांव की कितनी लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती हैं। कर लो किसी से भी ब्याह। राजू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अबे ठाकुर विजय सिंह को ऐसी वैसी लड़कियां चलेंगी क्या? अरे लड़की में कोई बात तो होनी चाहिए। लड़की तीखी मिर्ची हो तब बात बने। पूरे गांव में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो विजय सिंह का दिल चुरा ले। विजय ने अकड़ में कहा। लगता है आपके खातिर लड़की शहर से लानी पड़ेगी भैया। रतन हंसता हुआ बोला। वो देखो भैया, पंकज की दुल्हन की डोली जा रही है। राजू ने इशारा करते हुए कहा। विजय ने देखा मगर दुल्हन दिखाई नहीं दी। अरे क्या देखें, दुल्हन तो दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसे डोली के डब्बे में ढककर ले जा रहे हैं जैसे दुल्हन नहीं कोई सोना हो। विजय ने उठते हुए कहा। अरे भैया, ये तो रिवाज है। लड़कियां नाजुक मिजाज होती हैं, लोगों की नज़र ना लगे इसलिए ऐसे ही ले जाते हैं, रतन ने बताया। हाँ बेटा, तुमने तो डॉक्टरी कर रखी है रीति रिवाजों में, तुमको सब पता होता है। चलो, अभी बहुत काम है हमको, और वैसे भी ब्याह हमारा नहीं हुआ जो इतना खुशी मना रहे हो। अबे दुल्हन ही आई है ना किसी की शादी तो होती ही रहती है, आएगी ही। हमको क्या, चलो गाड़ी चलाओ। विजय सिंह कहते हुए अपने थार के अगली सीट पर बैठ गया। भैया सुना है दुल्हनिया बहुत ही खूबसूरत है, राजू ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। रतन पीछे बैठ गया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने देखा है, विजय सिंह ने उसके सिर पर एक चपत मारते हुए कहा। नहीं भैया, वो तो हमारी अम्मा बोल रही थी, उन्होंने उसकी तस्वीर देखी थी, राजू बोला। हमको भी देखना है तब तो दुल्हनिया को, रतन पीछे से बोला। हाँ बेटा, तुम्हारे ब्याह की उम्र हो गई है, तुम्हारे बापूजी से बात करनी पड़ेगी, विजय सिंह ने उनके कान खींचते हुए कहा। भैया हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, हम सब समझते हैं, घर चलो जल्दी, वरना फिर अम्मा चिल्लाएगी कि देर क्यों की, विजय सिंह ने कहा। और तीनों हवेली की तरफ बढ़ गए। कुछ लड़कियां पानी के मटके लिए जा रही थी। विजय ने देखा तो गाड़ी रुकवा दी। रतन ने गाड़ी से बाहर पान थूकते हुए कहा। अबे पिस्तौल दो हमारी, हमारा निशानेबाजी का मन कर रहा है, और ये तो हमारा फेवरेट काम है। विजय ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। भैया लगाओ निशाना। ये लड़कियां जब डर के आंखें बंद करती है ना, तो आहा, कसम से गजब लगती है। राजू पिस्तौल देते हुए बोला। राजू, तुमको बस लड़की ताड़ने का मौका चाहिए ना, विजय ने निशाना साधते हुए कहा। बड़ी फुर्सत से बनाते हैं भगवान इन खूबसूरत बलाओं को। देख लेना, एक दिन आप भी अटक जाओगे किसी लड़की की आंखों के काजल पर, या उसकी नथुनी पर, उसकी बल खाती पतली कमर पर, उसके होठों पर, या फिर उसकी लहराती लटों पर। रतन बोल ही रहा था कि विजय ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम्हारी रामायण खत्म हो गई हो तो निशाना साधे हम लड़कियों पर। भाषण देने को बोलो तो ससुर सबको पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसा है, इतना ज्ञान हमको भी है, थोड़ी देर मुंह बंद रखोगे? रतन ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। राजू भी शांत हो गया। विजय सिंह ने उन लड़कियों में से एक लड़की का पानी का मटका फोड़ दिया। राजू और रतन
उन दोनों लड़कियों को निहार रहे थे। लड़कियां जाने लगी तो विजय ने रोका। अबे रुको, 2-4 मटके और भी फोड़ लेने दो। लेकिन छोटे ठाकुर, हम पानी कैसे ले जाएंगे? घर में बहुत काम है। एक लड़की ने कहा। हम भिजवा देंगे तुम्हारे घर पानी, चिंता क्यों करती हो? राजू बोला। विजय ने 2-4 मटकों पर फिर से निशाना साधा और मटके तोड़ दिए। लड़कियां वैसे ही डरते डरते खड़ी रही। ये विजय का लगभग रोज का काम था। वो बचपन से ये सब किया करता था, मगर आज तक निशाना कभी चूका नहीं था। जाओ देवियों, आज का हो गया हमारा, पानी पहुंच जाएगा तुम लोगों के घर। विजय ने पिस्तौल नीचे रखते हुए कहा। लड़कियां चली गई, पर राजू और रतन की नजरें उधर ही थी अभी भी। ससुर, तुम लोग कभी सुधरोगे कि नहीं? विजय ने कहा तो उन दोनों ने नजरें हटाई। जाने कौन मूर्ख कह गया कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है। हमारे गांव में तो साक्षात अप्सराएं रहती हैं, तो स्वर्ग को कौन पूछे? रतन कहते हुए विजय की तरफ मुड़ा, जो कि उसे गुस्से से घूर रहा था, और वो चुप हो गया। घर चलो बे, इसकी स्त्री वर्णन कविताएं खत्म होने से रही, विजय ने राजू से कहा। राजू ने गाड़ी दौड़ा दी। थोड़ी देर में तीनों हवेली में थे। विजय की अम्मा सामने खड़ी थी। तुमको बोले थे ना हम कि जल्दी घर आना, पूजा है। लेकिन साहबजादे को मनमानी करने से फुर्सत कहाँ रहती है। आधे घंटे से पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। अम्मा गुस्से में थी। अम्मा क्यों गुस्सा हो रही हो? जरा सी देरी ही तो हुई है। हम 5 मिनट में नहा के आते हैं। अम्मा तुम ना गुस्सा मत किया करो, तुम्हारा उपवास भी है। तुम यहाँ बैठो, हम आते हैं। विजय उन्हें कुर्सी पर बिठाकर नहाने चला गया। अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पंडित जी के पास रहो, उनको कुछ जरूरत हो तो। अम्मा ने राजू और रतन को हुक्म दिया तो वे दोनों पंडित जी के पास चले गए। घर में अम्मा जी ने विजय की खुशी के लिए खास पूजा रखवाई थी, इसलिए सब व्यस्त थे। थोड़ी देर में विजय नहाकर पूजा में बैठ गया। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। शाम का वक्त था। घर में अनेक रस्मों से घिरी हुई सुरेखा इस कसमकस में थी कि जाने वो घर की कितनी जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाएगी। उसका पति कैसा होगा? क्या वो उसे समझेगा? ऐसे ही सवालों की उलझनों में वो उलझी हुई थी। तरह तरह की रस्में एक के बाद एक करके खत्म हो गई। भाभी ने उसे फूलों से सजे हुए कमरे में छोड़ दिया। वो डरी हुई सी बैठी रही। कुछ ही देर में पंकज कमरे के अंदर आया। सुरेखा की धड़कनें तेज हो गई थी। पंकज आकर उसके पास बैठ गया और धीरे से सुरेखा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पंकज के हाथ के स्पर्श से सुरेखा के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई और उसकी धड़कनों की रफ्तार सुपर फास्ट से भी ऊपर हो गई। सुरेखा ने अपनी घबराहट को रोकने के लिए अपनी दोनों आंखें कसकर मूंद ली और धीरे से अपना हाथ खींच लिया। सुरेखा, हम ये तोहफा लाए हैं आपके लिए। माँ ने कहा था पहली बार अपनी दुल्हनिया की सूरत देखने से पहले अपनी दुल्हन को कुछ खास तोहफा देना चाहिए। हम आपके लिए ये देखो गले की चैन लेकर आए हैं। देखो, आपको पसंद आया? पंकज ने सुरेखा का धीरे से घूंघट उठाकर चैन देते हुए पूछा। सुरेखा ने शर्म से झुकी हुई नजरों और गर्दन के कारण पंकज की तरफ बिना देखे ही चैन लेकर सर हाँ में हिला दिया। आप थक गई होंगी, चाहो तो सो जाओ। आपकी मर्जी के बगैर आपको परेशान नहीं करेंगे, मगर ये चांद सा चेहरा तो दिखा दो। पंकज ने मुस्कुराकर अपने हाथ से सुरेखा की ठुड्डी ऊपर करते हुए कहा। सुरेखा ने एक नज़र पंकज की ओर देखा और वो मुस्कुरा उठी। शायद उसका दिल हल्का हो गया था अपने पति को लेकर। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसकी लाल बिंदी जैसे ये बता रही थी कि चांद यहाँ आकर सुरेखा के माथे से चिपक गया है। उसकी लटें उसके होठों को छू रही थी। नाक की बड़ी सी नथनी जैसे खुद पर गुमान कर रही थी। मांग टीका उसके केसों पर इतनी सुंदर लग रहा था कि पंकज ने उसे होले से चूम लिया। सुरेखा सिमट कर रह गई। अच्छा, अब आप सो जाओ, हमको फैक्ट्री के कुछ कागज में हिसाब किताब देखना है। पंकज ने मोमबत्ती जलाई और एक कोने में नीचे बैठकर अपना काम करने लगा।
सुरेखा कुछ देर उसके चेहरे को निहारती रही। आज वो किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपने सपने में देखा करती थी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। सुबह सुबह विजय की आंखें खुली तो देखा अम्मा धूनी जला रही है। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा तुम इतना पूजा पाठ क्यों करती हो? हम चाहते हैं अब हमारे घर में भी बहू रानी आए, आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, मगर तुमको तो अम्मा की फिक्र ही नहीं है। सोचते हैं भगवान तुमको कुछ सद्बुद्धि देगा तो हम भी तुम्हारे सर पर सेहरा बांधेंगे। अम्मा जाते जाते बोली, अरे यार विजय, तुमको भी सुबह सुबह यही सुनना था, चुप नहीं रह सकते थे। सब मेरे ही पीछे पड़े हैं साले, और मुझे समझ नहीं आता हम किसके पीछे पड़े। कोई पसंद भी तो आनी चाहिए, मगर यहाँ समझने वाला है कौन? सबको तो बस बहू चाहिए। वो खुद ही तो बात कर रहा था अपने आप से। क्या भैया, सुबह सुबह अम्मा का आशीर्वाद मिल गया? हमको लगता है अब आपको ब्याह कर लेना चाहिए, नहीं तो सुबह सुबह अम्मा ऐसे ही स्वागत करेंगी आपका। राजू ने आते हुए कहा, तुम भी शुरू हो जाओ सुबह सुबह, हमारी जिंदगी में सबको उंगली करनी है। अरे तुम पहले अपना देखो, बेरोजगार आदमी कौन लड़की देगा तुमको? अलमारी से कपड़े निकालते हुए विजय बोला, क्या भैया जले पे नमक छिड़क रहे हो? मुझे तो कोई लड़की दे ही नहीं रहा, मगर आपको तो दे रहा है ना, कर लो क्या। अम्मा का सपना भी पूरा हो जाएगा, पोतों का मुंह देख लेंगी। राजू ने समझाते हुए कहा, कहाँ तुम पोता पोती तक पहुंच गए, यह लड़की का ठिकाना नहीं, और तुम हमको बच्चों का ख्वाब दिखाने लगे। जाओ बाहर, हम अभी आते हैं नहा के, और शादी के गीत गाना बंद करो। विजय ने राजू को बाहर धकेलते हुए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पंकज अभी भी सो रहा था। सुरेखा नहाकर आ गई थी और अपना श्रृंगार कर रही थी। पंकज की नींद खुली तो आईने में सुरेखा नजर आई। बड़े ही सलीके से वो माथे पर बिंदी लगा रही थी। पंकज उसे देखते ही मुस्कुरा उठा। पंकज सुरेखा के पास आकर उसको एक काजल का टीका लगाते हुए, सुरेखा अब आपको किसी की नज़र ना लगेगी। सुरेखा उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराई तो पंकज ने सुरेखा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें चूम लिया। जाइए रसोई में, माँ इंतजार कर रही होंगी। आज कुछ मीठा वगैरह बनाने की भी तो कोई रस्म होती है, पंकज ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। सुरेखा साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी, परंतु वो साड़ी की प्लेट नहीं डाल पा रही थी। एक प्लेट बनाती तो दूसरी खुल जाती। पंकज ने जब सुरेखा को परेशान होते देखा तो साड़ी पहनने में उसकी मदद करने लगा। सुरेखा साड़ी का घूंघट लगाकर जाने को हुई तो पंकज ने कहा, घूंघट की जरूरत नहीं है, हमने माँ को समझा दिया है कि हमारी दुल्हन जबरदस्ती का घूंघट नहीं रखेगी। सुरेखा उसके पास आई और बोली, आपने हमारे लिए इतना किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, मगर पंकज जी, परंपराएं इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती। पूरा गांव आप पर उंगली उठाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन तो जाए, फिर आपकी बात भी मान लेंगे। सुरेखा ने भी प्यार से कहा। अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा सर आंखों पर। जाइए खीर बनाइए, हमें बहुत पसंद है। पंकज बोला, ओके, हम अभी जाकर खीर बना लेते हैं, फिर आप खाकर बताइएगा कैसी बनी है। कहकर सुरेखा रसोई में चली गई। आपकी तरह मीठी ही बनेगी खीर। आपको पाकर हमारी जिंदगी संवर गई सुरेखा। बाकी दिल तो आपने एक ही नज़र में चुरा लिया था। पंकज मन ही मन मुस्कुराते हुए तैयार होने चला गया। थोड़ी देर में सुरेखा खीर बनाकर सबको परोसती है। पंकज ने खीर चखी तो सच में खीर बहुत स्वादिष्ट बनी थी। पंकज की माँ और बाकी सब ने सुरेखा की तारीफ की। सुरेखा खुश थी, उसे कितना समझदार पति और परिवार मिला था। अब उसके दिल में कोई डर नहीं था। पंकज सुरेखा को इशारे से बुलाकर कमरे में ले आ गया। मन तो कर रहा था उसके हाथों को चूम ले। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लड़के जिनकी पत्नियों के हाथों में जादू होता है, पंकज ने खुशी से कहा। वो लड़की भी बहुत किस्मत वाली होती है जिसके पति समझदार मिलते हैं, और इस मामले में मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ पंकज जी। सुरेखा ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। पंकज ने उसका हाथ चूमते हुए
उसे गले से लगा लिया। इधर विजय नाश्ता कर रहा था कि रतन आ गया। भैया, वो माल सप्लाई हो गया है, लोग पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं, खाने तो दो शांति से, आते हैं अभी। अम्मा, एक और पराठा दो। अम्मा ने विजय को पराठा दे दिया। दे देंगे पैसा, इतनी भी क्या जल्दी है, भर पेट नाश्ता तो करने दो, वैसे भी कितना दुबला हो गया है मेरा बच्चा। अम्मा ने विजय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अम्मा, हम कहाँ दुबले हैं, तुम्हारे होते हुए हम दुबले हो सकते हैं क्या? ये लो अम्मा, तुम हमारे हाथों खाओ। बाबूजी अब तक आए नहीं दिल्ली से? विजय ने अम्मा को खिलाते हुए पूछा। आ जाएंगे, तुम चिंता ना करो, एमएलए साहब से कोई ज़रूरी मीटिंग आ गई है, इसलिए लेट हो रहा है उनको आने में, अम्मा ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, हमारा हो गया, हम थोड़ा माल चेक कर लेते हैं। हाँ, जाओ, जल्दी आना। अम्मा, आ जाएंगे। विजय सबके साथ फैक्ट्री निकल गया। इधर सुरेखा के मुंह दिखाई की रस्म थी। वो आंगन में तैयार होकर घूंघट लगाकर चुपचाप बैठी हुई थी। पंकज दूर से उसे देख रहा था। गांव की औरतें एक एक करके उसका चेहरा देखती और उसकी खूबसूरती की तारीफ कर उसकी बलाएं लेती और फिर नेक देती। हालांकि कुछ औरतें जल भुन भी रही थी। पंकज की माँ बहुत खुश थी इतनी सुंदर बहू पाकर। औरतें तारीफ करते नहीं थकी। अरे पंकज की अम्मा चांद सी बहू ढूंढ कर लाई हो, अपने पंकज की जिंदगी बन गई। एक औरत ने पंकज को छेड़ते हुए कहा। ध्यान रखना बहू रानी का, लाखों में एक है, कहीं नजर ना लग जाए, दूसरी औरत ने कहा। पंकज मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन दुखी भी था, क्योंकि 2 दिन बाद उसे वापस शहर जाना था और शहर में उसके पास इतनी व्यवस्था न थी कि वो अपनी नई दुल्हनिया को अपने साथ रख सके, इसलिए उसे अकेले ही जाना था। मन नहीं था, बस मजबूरी थी। कमाएगा नहीं तो घर चलाने में पिता की मदद कैसे करेगा? घूंघट की आड़ में सुरेखा भी पंकज को देख रही थी। वो उसे ही देखने में गुम थी। कुछ दोस्त उसे लेकर गए। सारे मेहमानों की मेहमान नवाजी के बाद एक एक करके सबकी विदाई हो गई। सुरेखा अपने कमरे में आ गई। पंकज के कुछ कागज जमीन पर गिरे हुए थे, उसे समेटने लगी। पंकज और सुरेखा दोनों ही ग्रेजुएट थे। बस पंकज शहर में नौकरी करता था और सुरेखा को उसके घर वालों ने नौकरी नहीं करने दिया। बस ये अंतर था दोनों में। सुरेखा नौकरी करना चाहती थी, मगर उसे घर वालों के आगे झुकना पड़ा और अपने आप से समझौता कर उसने शादी कर ली। उसे उम्मीद थी पंकज उसे समझेगा और उसे भी नौकरी करने देगा। इधर विजय अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में था। वो इस समय बड़ा गुस्से में था। सामने ही सारे कर्मचारी और मैनेजर डरे हुए खड़े थे। मैनेजर, जब तुमको असली और सही माल परखने ही नहीं आता तो तुम हमारी कंपनी में कर क्या रहे हो? विजय ने गुस्से में कहा। सर, वो गलती से, मैनेजर ने सफाई देनी चाहे, तुम्हारी गलती के कारण हमारा लाखों का नुकसान हो गया और तुम इतनी आसानी से हमको सफाई दे रहे हो। कौन भरेगा पैसा, तुम्हारे पिताजी? साले हमारे बाबूजी हमको छोड़ेंगे नहीं। विजय अब भी गुस्से में था। रतन और राजू पास में ही खड़े थे। सर माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, मैनेजर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ए राजू, इसके घर की तलाशी ले, पता कर इसने क्या घोटाला किया है। अगर तेरी एक भी गलती निकली तो तुम्हारी नौकरी गई, याद रखना। कहते हुए विजय बाहर निकल गया। धीरे पीछे पीछे रतन भी आया। भैया सब ठीक हो जाएगा, आप इतना टेंशन मत लो, रतन ने उसे समझाया। अब 1 घंटा सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी को पता चलेगा ना तो वो हमें बहुत सुनाएंगे। कहाँ से पैसा भरेंगे हम? कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। दिमाग ठंडा रख के सोचिए। तो ऐसा है, तुम हमारा दिमाग ना खराब करो। अभी जाओ, जाके काम देखो, कोई और गड़बड़ ना हो जाए। विजय बोला। ठीक है भैया, हम देखते हैं। रतन चला गया। विजय परेशान सा इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा, आगे क्या होगा। इधर पंकज अपने दोस्तों से मिलने गया हुआ था। सुरेखा बैठकर पंकज का इंतजार कर रही थी। उसे अपनी नौकरी के लिए उससे बात करनी थी। वह घर चलाने में पंकज की मदद भी करना चाहती थी। उसके घर वालों से उसे कोई उम्मीद नहीं थी, मगर
पंकज से एक उम्मीद थी क्योंकि वो सुलझा हुआ लग रहा था। अपनी ज़िंदगी को जीने का एक नज़रिया है आत्मनिर्भरता। अगर हम आत्मनिर्भर हैं, इसका मतलब ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रहे हैं। और अगर आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो सीधा मतलब है हम जी नहीं रहे बल्कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुद के पैर हैं, तो खुद के पैरों पर खड़े रहने का हुनर सीख। दूसरे लोगों की रहमो करम पर बस मिलती है केवल भीख। ये लफ्ज़ सुरेखा ने पहले कभी पढ़े थे। वो आगे बढ़ाना चाहती थी। किचन के जलते चूल्हों में वो अपनी ज़िंदगी सेंकने का कोई मतलब नहीं था उसके लिए। उस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं जहाँ पाँव होते हुए बैसाखियों पर चलना पड़ेगा। कुछ देर में पंकज दोस्तों से विदाई लेकर घर आया। सुरेखा कमरे में थी, पंकज कमरे में आया। ये यार दोस्त भी ना मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो सुरेखा? पंकज सुरेखा के पास बैठता हुआ बोला। हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे पंकज जी। सुरेखा ने गंभीरता से कहा। तो हमारी पत्नी जी ने क्या सोचा, राजकुमारी या राजकुमार? पंकज ने मुस्कुराकर पूछा। मतलब? आश्चर्य से सुरेखा ने कहा। मतलब हमारे बेटा होगा या बेटी? आपने अभी भविष्य के बारे में ही सोच रही है ना? थोड़ी देर सुरेखा पंकज की ओर देखती रही। उसे अपने सपनों पर पानी फिरता सा दिखने लगा। उसकी आंखें नम हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, क्या भविष्य सोचने का मतलब सिर्फ यही होता है पंकज जी? आप ही बताइए, और क्या होता है? इसी बहाने हम अपनी पत्नी जी को जान भी लेंगे, पंकज ने प्यार से कहा। शादी से पहले हम नौकरी करना चाहते थे, मगर हमारे घर वालों ने नौकरी नहीं करने दी, सुरेखा ने उदासी से कहा। अच्छा, तो आपको नौकरी करनी है, मगर हम तो कमा रहे हैं ना सुरेखा, फिर आपको क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? पंकज ने पूछा। हमारी आत्मा को ज़रूरत है पंकज जी, और हमारी ज़िंदगी भी यही कहती है। हम घर पर बैठ के खुश नहीं रह सकते, सुरेखा ने बस कह दिया। अरे लेकिन यहाँ की कोई बहू नौकरी करने नहीं निकलती, ऐसे में लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, पंकज ने कहा। हमें लोगों की परवाह नहीं, अगर आप साथ हैं तो। क्या हम लड़कियों को अपने तरीके से जीने का हक नहीं है? सुरेखा ने पूछा। बिल्कुल है सुरेखा, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम ही ने आपको घूंघट हटाने को कहा है, तो फिर नौकरी के लिए मना थोड़ी करेंगे। ठीक है, जब हमारे साथ शहर ही चलिए, वहाँ हम दोनों साथ में नौकरी करेंगे, पंकज ने कहा। और माँ बापूजी का ख्याल कौन रखेगा? हाँ ये बात भी है, वो शहर नहीं जाएंगे। आप अकेले ही जाइए अभी, हम यहीं आसपास किसी कंपनी में नौकरी ढूंढ लेंगे और माँ बाबूजी का ख्याल भी रखेंगे, सुरेखा ने समझाया। ये ठीक होगा, पर हमारा तो आपके बिना मन ही नहीं लगेगा, पंकज ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मन तो हमारा भी नहीं लगेगा आपके बगैर, सुरेखा ने भी प्यार से कहा। दोस्तों कहानी के इस पार्ट को अभी यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।